हेलो स्टूडेंट्स, आपने मेरा पिछला वीडियो सेल के बारे में जो देखा होगा, तो उसमें मैंने एक इमेजिन की थी कि एक सेल एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, कई 100 किलोमीटर में फैला हुआ, और उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। सेल उसका एक ऑर्गेनाइजेशन की जो बाउंड्री है वो सेल मेम्ब्रेन, वो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन है। तो अब उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। तो मैंने एक उसका कंट्रोल सेंटर जहाँ से वो कंट्रोल होता है, अर्थात न्यूक्लियस के बारे में पिछले वीडियो में बताया था। उसके बाद उस न्यूक्लियस में जो इंफॉर्मेशन जो स्टोर होती हैं वे उसकी क्या मटेरियल निर्माण होना है उस सेल के अंदर, तो ये सारी इंफॉर्मेशन उस न्यूक्लियस में होती हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आती है राइबोसोम के पास, अर्थात जो प्रोटीन विभाग है, प्रोटीन डिपार्टमेंट है। तो इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ प्रोटीन का निर्माण होता है। सूचना कहाँ से? सूचना सेंटर से, जो कंट्रोल सेंटर है वहाँ से सूचना आई और उसने राइबोसोम ने प्रोटीन का निर्माण कर दिया। उस प्रोटीन को फिर ट्रांसपोर्ट करने का कार्य एक जो ट्यूबुलर नेटवर्क का था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक गोल्जी बॉडी से कनेक्ट होती है। गोल्जी बॉडी कुछ फ्लैट सैक्स होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, और जो एक दूसरे के ऊपर स्टैक रहते हैं, अर्थात पैरेलल, एक दूसरे के ऊपर पैरेलल टू ईच अदर। दे आर अरेंज्ड अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स। समूह में वे स्थित होते हैं। उनको वेसाइकल्स को, जो मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल्स हैं, उनको सिस्टर्न कहा जाता है, प्लूरल सिस्टर्नी। तो ये जो सिस्टर्ना है, सिंगुलर सिस्टर्ना और प्लूरल सिस्टर्नी कहा जाता है। तो वो सिस्टर्नी एक दूसरे के ऊपर अरेंज रहती हैं, और ये सिस्टर्नी जैसा आप फिगर में देख रहे हैं कि ये कर्व्ड स्ट्रक्चर होती हैं। तो कर्व्ड स्ट्रक्चर, और जिसमें ऊपर जो कर्व्ड स्ट्रक्चर है जिसकी एक कन्वेक्स सरफेस होती है और कनकेव सरफेस होती है। तो कन्वेक्स सरफेस को सिस फेस कहा जाता है और कनकेव सरफेस को ट्रांस फेस कहा जाता है। तो वहां पर जो मटेरियल ऊपर इसकी कन्वेक्स सरफेस पर फ्यूज हो जाता है, और उसके बाद ये उस मटेरियल में और भी क्या प्लस माइनस करके उसे मॉडिफाई कर सकती है, उस प्रोटीन को मॉडिफाई कर सकती है, और मॉडिफाई करके इसकी जो ट्रांस फेज है, जो कनकेव फेज है, वहाँ से कुछ मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल्स के रूप में यह रिलीज कर देती है उस मटेरियल को, और वे मटेरियल इसके गोल्जी बॉडी के द्वारा रिलीज हो जाते हैं। और उनमें से ही लाइसोसोम भी एक मेम्ब्रेन बाउंड सैक है जो गोल्जी बॉडी से जो रिलीज हुआ है। उसमें जो प्रोटीन थी, जो एंजाइम्स थे, तो वो एंजाइम को एक मेम्ब्रेन के अंदर पैक कर दिया और वे गोल्जी बॉडी से रिलीज कर दिए गए। तो लाइसोसोम जो गोल्जी बॉडी से जो रिलीज हुए हैं, उनके अंदर विशेष प्रकार की प्रोटीन जो होती हैं, या फिर एक तरह से डाइजेस्टिव एंजाइम, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स लाइसोसोम के अंदर होते हैं। तो लाइसोसोम की चर्चा करते हैं उससे पहले ये भी मैं बताना चाहूँगा आपको कि गोल्जी बॉडी को गोल्जी बॉडी क्यों कहा जाता है, क्योंकि गोल्जी बॉडी कैमलो गोल्जी ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। उन्हीं के नाम पर इसको गोल्जी स्ट्रक्चर्स जो है, गोल्जी बॉडीज कहा जाता है, गोल्जी एपरेटस कहा जाता है। तो गोल्जी बॉडी ने राइबोसोम जो लाइसोसोम जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है उसका निर्माण किया। तो इस प्रकार से यह एक मॉडिफिकेशन करने वाला डिपार्टमेंट है उस ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको लेकर मैं चल रहा हूँ और जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, और एक तरह से
पैकेजिंग डिपार्टमेंट है जहां पर पैकिंग हुआ मटेरियल। तो वो पैक्ड मटेरियल, यहाँ पर एक मैं लाइसोसोम का जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, तो लाइसोसोम में क्या पैक्ड है? लाइसोसोम में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पैक्ड है। तो लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी से ही हुआ है। लाइसोसोम के जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, ये एक पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम है जो ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन कर सकते हैं और कई बार कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस आ जाते हैं, हार्मफुल पार्टिकल्स जो आ जाते हैं, तो लाइसोसोम उनको इंगल्फ करके और उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यही नहीं, कई बार क्या होता है कि जैसे कि सेल की मेटाबॉलिज्म में अगर कोई डिस्टरबेंस हो गया और डिस्टरबेंस होने पर अगर कोई हार्मफुल कोई माइक्रोब हैं या वो इंटर कर गए और एक तरह से जो सेल के कंटेंट का अस्तित्व खतरे में है, कोई विदेशी ताकत आ गई, जैसे कई बार क्या होता है कोई आतंकवादी जैसे सुरक्षा बलों के कब्जे में आ जाता है तो वह सुसाइड कर लेता है। तो इसी प्रकार से ये लाइसोसोम क्या करता है कि उस डिस्टरबेंस में कि सेल में मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाती है तो सेल को ही यह एक तरह से सेल के लिए आत्मघाती बन जाता है और इसके जो एंजाइम है लाइसोसोम के, वे सारे सेल ऑर्गेनेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो सेल के ही पार्ट के द्वारा और सेल के ऑर्गेनेल को डिस्ट्रॉय किया गया, अर्थात सेल को मारा गया अपने ही हाथ से और अपने ही शरीर में गोली मार लेना, तो ये सुसाइड कहलाता है। इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। इसके बाद एक मैं अब जो बताने जा रहा हूं, सेल के अंदर एक इंडिपेंडेंट सेल ऑर्गेनेल, तो एक ऐसा एक एडवांस डिपार्टमेंट है कि जिसको सेंटर की जरूरत नहीं, कंट्रोल सेंटर की भी, कंट्रोल सेंटर से जो मटेरियल आएगा वो इस बात का भी इंतजार नहीं करता। कंट्रोल सेंटर से कोई सूचना आएगी, फिर राइबोसोम के पास मटेरियल बनेगा, प्रोटीन बनेगी और फिर हमारे पास वह आएगी, वो इस बात का भी इंतजार नहीं करता। और वह डिपार्टमेंट, अब उसकी मैं बात करता हूँ, या वह सेल ऑर्गेनेल उसकी मैं बात करता हूँ, तो वह सेल ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो स्ट्रक्चर ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि 1857 में एक फिजियोलॉजिस्ट थे एल्बर्ट वॉन कॉलिकर, जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था। बाद में जो रिचर्ड आल्टमान थे 1886 में, इन्होंने इनको बायोब्लास्ट नाम दिया था और माइटोकॉन्ड्रिया नाम तो इनको दिया है एक साइंटिस्ट थे कार्ल बेंडा। तो कार्ल बेंडा ने लगभग 12 साल बाद इनको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रियन इज सिंगुलर और इन माइटोकॉन्ड्रिया आर प्लूरल। इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया, जैसा मैंने बताया, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। तो जैसा आप फिगर में देख रहे हैं, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड टुवर्ड इनसाइड, अंदर की तरफ फोल्डेड होती है और फॉर्म फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं, तो क्रिस्टी का निर्माण कर लेती हैं अंदर वाली। और ये जो फिंगर लाइक फोल्डेड हैं, फिंगर लाइक फोल्ड बनते क्यों हैं? इसलिए बनते हैं कि अंदर की जो मेम्ब्रेन का सरफेस बढ़ाने के लिए, क्योंकि अंदर की जो मेम्ब्रेन है उसका फिंगर लाइक फोल्ड बन जाएंगे उस पर, तो सरफेस ज़्यादा हो जाएगी और उस सरफेस पर ऐसे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं जो एरोबिक रेस्पिरेशन अर्थात ग्लूकोज के ब्रेक डाउन में इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज के
ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन मीन्स रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है, CO2 और H2 उत्पन्न होते हैं, तो यह प्रोसेस जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है यह माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम्स होते हैं इससे संबंधित। और इस प्रकार से रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस के दौरान जो ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ब्रेक डाउन होता है तो बहुत सारी एनर्जी उत्पन्न होती है और वह एनर्जी ATP के रूप में स्टोर हो जाती है। तो बहुत सारी एनर्जी उत्पन्न कर रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया उत्पन्न कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको पावर हाउस, एनर्जी हाउस या पावर हाउस कह सकते हैं। या फिर मैंने कहा कि वो एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP, तो इट मींस इट प्रोड्यूस ATP, तो इसको ATP फैक्ट्री या ATP मिल भी कह सकते हैं। यहाँ पर ये मैं जरूर बता दूं आपको कि ये जैसे मैंने कहा था कि इंडिपेंडेंट है। क्यों है इंडिपेंडेंट? वहाँ तो इंतजार था कि जेनेटिक मटेरियल जो कंट्रोल सेंटर का जो DNA है वह प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना देगा, फिर राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा। इसमें अपना ही जेनेटिक मटेरियल है, अपना ही DNA, अपना ही राइबोसोम है। तो DNA भी अपना और राइबोसोम भी अपना। अच्छा, अर्थात प्रोटीन सिंथेसिस की जो मशीनरी है वो सब अपनी, एंजाइम निर्माण की जो मशीनरी है वह सब अपनी ही है। तो इस प्रकार से अपने ही मशीनरी के द्वारा ये प्रोटीन्स अर्थात एंजाइम्स का निर्माण कर लेते हैं और ये एंजाइम्स एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, जिससे अथाह मात्रा में एनर्जी उत्पन्न होती है। इसलिए तो इन्हें पावर हाउस कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को इसलिए पावर हाउस कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक इंडिपेंडेंट सेल ऑर्गेनेल था। ऐसा ही मैं दूसरा एक इंडिपेंडेंट सेल ऑर्गेनेल बता रहा हूं जो केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, उसे प्लास्टिड कहते हैं, प्लास्टिड्स। तो यहां पर यह भी आपको मैं जानकारी दे दूं कि जो मैंने अभी अभी बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना ही राइबोसोम होता है, तो ऐसे ही सेल के अंदर एक अलग राइबोसोम होता है। तो सेल का जो राइबोसोम तो 80S कहते हैं, उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट 80 होता है, इसलिए उसे 80S राइबोसोम कहते हैं। मगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाने वाला जो राइबोसोम है उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट 70 होता है, इसलिए 70S राइबोसोम ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। और ऐसा ही एक सेल ऑर्गेनेल्स, अगला जो सेल ऑर्गेनेल है प्लास्टिड, जिसके बारे में चर्चा करता हूं, उसके पास भी अपने DNA और राइबोसोम होते हैं। तो ऐसे दो सेल ऑर्गेनेल जिनके पास अपना ही DNA, अपने ही राइबोसोम होते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने एक इंडिपेंडेंट, वो कंट्रोल सेंटर का इंतजार नहीं करते, कोई मटेरियल आएगा, अपना ही निर्माण स्वयं कर लेते हैं, अपने ही प्रोटीन का निर्माण, और माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह से एनर्जी उत्पन्न करते हैं। इन दोनों सेल ऑर्गेनेल्स को कई बार तो सेल इनसाइड द सेल कहा जाता है, मतलब सेल के अंदर एक छोटी छोटी सेल। इस प्रकार से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये एक इंडिपेंडेंट यूनिट है जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। तो ठीक है, प्लास्टिड की बात करते हैं तो ये केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं और मेनली दो प्रकार के जो प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट जिन्हें कहते हैं, ये कलरफुल प्लास्टिड होते हैं, रंग बिरंगे प्लास्टिड्स जो होते हैं, और एक ल्यूकोप्लास्ट जो कलरलेस प्लास्टिड, ये वाइट प्लास्टिड कह सकते हैं इन्हें। तो क्रोमोप्लास्ट वे डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लूंगा, ग्रीन कलर का जो प्लास्टिड है, जिसे ग्रीन कलर के प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। अगर हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और इसमें छोटे छोटे जो सिक्के होते हैं, सिक्कों के से ढेर एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते हैं और एक सिक्के को कहते हैं थाइलेकॉइड। ये डिफरेंट थाइलेकॉइड
डिफरेंट सिक्के एक दूसरे के ऊपर, दे आर स्टैक्ड ओवर ईच अदर, और ये डिस्क शेप्ड जो स्ट्रक्चर्स हैं एक दूसरे के ऊपर अरेंज होकर जो स्ट्रक्चर बनाती हैं उस स्ट्रक्चर को ग्रेनम कहते हैं। तो सिंगुलर ग्रेनम और प्लूरल ग्रेना। तो जो थाइलेकॉइड है, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर, अगर मेम्ब्रेन को हम सेक्शनल व्यू में देखें तो उसके अंदर एक हरे रंग का पिगमेंट होता है जिसे कहते हैं क्लोरोफिल। तो जो क्लोरोफिल है वही फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, उसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहते हैं, और उसी की सहायता से जो प्लांट हैं CO2 और H2O की सहायता से और सनलाइट की प्रेजेंस में वे फूड का निर्माण अर्थात ग्लूकोज का या स्टार्च का निर्माण करते हैं। तो ये क्लोरोफिल जो पाया जाता है यह क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेनम, ग्रेनम में भी जो थाइलेकॉइड, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में ये पाया जाता है। जो ल्यूकोप्लास्ट जैसा मैंने बताया कलरलेस प्लास्टिड होते हैं या वाइट प्लास्टिड होते हैं, ये स्टोर करते हैं कुछ मटेरियल को, जैसे स्टार्च है, ऑयल्स हैं और प्रोटीन ग्रेन्यूल्स हैं। तो ये ल्यूकोप्लास्ट और ये क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट इस प्रकार से ये सभी, मैंने एक सेल को एक ऑर्गेनाइजेशन माना, सेल वॉल एक ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन माना जो कई सौ किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, और जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को एक बाउंड्री माना, सेल वॉल को आउटर बाउंड्री और सेल मेम्ब्रेन को एक चेकिंग करने वाली बाउंड्री, और एक कंट्रोल सेंटर जो है न्यूक्लियस है, और फिर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कौन हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मॉडिफिकेशन करने वाला डिपार्टमेंट राइबोसोम प्रोटीन डिपार्टमेंट है जो प्रोटीन फैक्ट्री है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट करने वाला डिपार्टमेंट है, और गोल्जी बॉडी मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग करने वाला डिपार्टमेंट है, और गोल्जी बॉडी जिसे लाइसोसोम उत्पन्न करता है उसको साइड बैग भी कहते हैं लाइसोसोम को, और माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस या एटीपी मिल है, और इसको क्या कहेंगे, क्लोरोप्लास्ट को, प्लास्टिड्स को क्या कहेंगे, यहाँ पर फूड का निर्माण हो रहा है, किचन ऑफ द सेल कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सभी सेल ऑर्गेनेल्स का हमने वर्णन किया।